ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शिन, जो हमारी फीमेल लीड है, उसके 5 भाई आपस में बात कर रहे होते हैं। एक कहता है शिन ग्रुप की एल्डेस्ट डॉटर तो हमारी बहन है, जिस पर सेकंड ब्रदर हान कहता है हमें उसे जितना जल्दी हो सके वापस ले आना चाहिए। तो एल्डेस्ट ब्रदर फंग कहता है शिन ग्रुप की रियल डॉटर अब वहां जाकर सब कुछ बता देगी, तब अगर शिन को आना होगा तो वो आ जाएगी। अब हमें शिन फैमिली दिखाई जाती है, जहां पर रियल डॉटर रो शिन को बोलती है तुम अपनी आइडेंटिटी पहले की तरह छुपा कर रखो, तुमने पूरे 20 साल मेरी जगह लेकर काफी ज्यादा ऐश कर ली है, अब इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी। और मिसेस शेन भी शिन को चोर कहती हैं और वो उसे वहां से जाने के लिए कहती हैं। मिस्टर शेन कहते हैं मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, पैसों की फिक्र मत करो। इस पर शिन कहती है मुझे कोई जरूरी नहीं है, मैं खुद देख लूंगी। फिर शिन अपना सामान लेकर लिन फैमिली के पास आ जाती है, जो उसकी रियल फैमिली है। उसके डैड दरवाजा खोलते हैं और अपनी वाइफ को बताते हैं हमारी बेटी वापस आ गई है। मिसेस लिन उसे अंदर बुलाने को कहती हैं, तो मिस्टर लिन थोड़ा परेशान होकर कहते हैं क्या तुम भूल गई रो ने हमारे साथ क्या किया? हमने उसे पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसके बायोलॉजिकल फादर थोड़े अमीर हैं, वो हमें छोड़कर चली गई और हमें काफी कुछ भला बुरा भी कहा। मैं ये सोचता हूँ हम शिन को भी रो की तरह ही रखें, इसे पता ही न चलने दें कि लिन फैमिली बीजिंग में सबसे अमीर है। तो मिसेस लिन मान जाती हैं। फिर वो शिन को घर के अंदर बुला लेते हैं। अब शिन अपने मॉम डैड से बातें कर रही होती है। उसकी मॉम कहती हैं बेटा मैंने कभी पता करने की कोशिश ही नहीं की शिन फैमिली तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रही है या नहीं, ये तुम्हारी मॉम की गलती है। तो वो कहती है मॉम जाने दीजिए, वो सब बीत गया है, मुझे उसकी परवाह नहीं। मिस्टर लिन शिन से कहते हैं बेटा देखो हमारे पास बस ये एक पुराना सा घर है, क्या तुम इसमें एडजस्ट कर पाओगी? अगर नहीं कर सकती तो जितना जल्दी हो सके शिन फैमिली में वापस चली जाना। तो शिन जवाब देती है अब मैं लिन फैमिली में ही रहूंगी, और वैसे भी मैंने पिछले कुछ सालों में शिन फैमिली में काफी सारी स्किल सीखी हैं और मैं उनसे पैसा कमा सकती हूँ और हम 3 लोगों की फैमिली को संभाल सकती हूँ। तभी पीछे से आवाज आती है हम 3 की नहीं 8 लोगों की फैमिली हैं। तभी शिन का इंट्रोडक्शन अपने ब्रदर्स से होता है। उसकी मॉम उसे बताती हैं शिन तुम्हारे 5 भाई हैं, जिस पर शिन सोचती है मुझे एक दिन में कितना कमाना होगा इतने बड़े परिवार का ध्यान रखने के लिए। अब वो सब लोग खाना खाने चले जाते हैं, तो शिन इतनी कम डिशेस देखकर हैरान हो जाती है। उसकी मॉम पूछती हैं बेटा तुम्हें ये डिशेस पसंद नहीं आई क्या? तब फंग कहता है ये तो हमारा बेस्ट खाना है, हम नॉर्मली सिर्फ 2 ही डिश खाते हैं। शिन को अपनी मॉम के हाथ का खाना काफी पसंद आता है, तो उसको आइडिया आता है मॉम इतना बढ़िया खाना बनाती हैं तो हमें स्ट्रीट पर लंच बॉक्स सेल करने चाहिए ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हो सकें। वो सबको अपना आइडिया बता देती है, हम कल लंच बॉक्स सेल करेंगे। उसकी मॉम कहती हैं बेटा तुम्हारा आइडिया अच्छा है, पर लंच बॉक्स बनाएगा कौन? शिन कहती है मॉम आप काफी अच्छा खाना बनाती हैं, तो आप बनाएंगी, हम शुरू में प्राइस भी थोड़ा कम रखेंगे और मिलकर काम करेंगे। इस पर मिस्टर लिन कहते हैं आइडिया अच्छा है, और उसके ब्रदर्स भी हेल्प करने को बोलते हैं। अब दूसरी तरफ हमें मिस्टर जी दिखाए जाते हैं, जो शेन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर को ढूंढ रहे थे क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी, और वो मन में सोच रहे होते हैं पता नहीं तुम्हें मैं याद हूं या नहीं। फिर वो अगली सुबह शेन फैमिली के घर पर चले जाते हैं। मिस्टर शेन उन्हें पानी ऑफर करते हैं और अपनी बेटी रोज से पूछते हैं क्या तुम मिस्टर जी को जानती हो? वो मना कर देती है। जी कहता है अंकल मैं यहाँ मैरिज प्रपोजल लेकर आया हूँ, जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई थी और मैं तब से इसे ढूंढ रहा हूँ। मिस्टर शेन रो से पूछते हैं बेटा ऐसा कब हुआ? तो वो जवाब देती है ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं छोटी थी, अब मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन अब जब जी कह रहा है तो मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है। रो के ऐसे बिहेवियर पर जी को शक होने लगता है। वो कहता है कोई नहीं अंकल, अगर रो नहीं चाहती तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए। मिस्टर शेन कहते हैं बेटा पहले थोड़ा टाइम तुम लोग रिलेशनशिप में रह लो, उसके बाद एंगेजमेंट का सोचते हैं। तो जी कहता है अंकल मुझे कंपनी में जरूरी काम है, अब मैं चलता हूँ। रो अपने डैड पर गुस्सा होकर कहती है डैड जी फैमिली काफी अमीर है, आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? उसके डैड कहते हैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्या पता तुम फ्यूचर में खुश ना रह पाओ। वो कहती है आप मुझे पसंद ही नहीं करते, आप तो शिन से प्यार करते हैं। मिस्टर जी का ड्राइवर उनसे कहता है क्या आपने नहीं कहा था आप वहाँ मैरिज प्रपोजल लेकर जाएंगे, अब हम वापस क्यों जा रहे हैं? जी कहता है ये वो लड़की नहीं थी जिसके बारे में मैं इतने समय से सोच रहा हूँ। तो उसका ड्राइवर कहता है जाहिर है वो बड़ी हो गई। वो कहते हैं बकवास बंद करो और गाड़ी चलाओ। तभी वहां पर उन्हें शिन दिखाई देती है, जो अपनी फैमिली के साथ लंच बॉक्स सेल कर रही थी। उनको उससे कनेक्शन फील होता है और वो उस स्टॉल पर चले जाते हैं। जब शिन उनसे पूछती है क्या लेंगे सर, तो वो उसके ब्रदर की तरफ इशारा करके बोलता है मैं इससे मिलने आया था। फंग जी को टीज करता है मिस्टर जी आज यहाँ कैसे? तो वो बोलते हैं मुझे कुछ अलग खाना था।
शिन खाना लेकर आती है तो अपने भाई से पूछती है कि आप इन्हें जानते हैं? तो वो कहता है ये मेरे बॉस हैं। तभी वहां रो की एंट्री होती है जो अपनी बॉयफ्रेंड यैन के साथ होती है। वो कहती है देखो ये तो शिन है, ये यहाँ लंच बॉक्स सेल कर रही है। यैन कहता है ये वही फेक डॉटर है ना? रो कहती है हाँ वही है, अब इसे कीमत तो चुकानी ही थी, तो देखो यहाँ लंच बॉक्स सेल कर रही है। मिस्टर जी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं तो वो अपने आप से कहते हैं रो फेक डॉटर नहीं है क्या? शिन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? रो कहती है ऑफ कोर्स तुम्हें देखने आई थी, तुम यहाँ अच्छे से रह रही हो या नहीं? मिसेस लिन कहती हैं तुम्हारा यहाँ बिल्कुल भी स्वागत नहीं है। इस पर रो कहती है कुछ टाइम पहले तक हम फैमिली थे और आज आप ऐसा कर रही हैं आंटी? तो वो कहती हैं तुमने अमीरी को चुना और तुम खुद गई हो। रो काफी भला बुरा कहती है तो शिन अपनी मॉम को संभालती और कहती है मॉम जाने दो, हमारे लिए हमारा परिवार जरूरी है। और वो रो से कहती है यहाँ बहुत दस्त है, आप वहाँ से जाइए। रो को मिस्टर जी दिखते हैं, वो उनके पास जाकर कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी कहता है मिस शेन काफी इंटरेस्टिंग है, मैं वहाँ प्रपोजल लेके गया तब तो कोई जवाब नहीं आया और यहाँ यैन के साथ घूम रही हैं। वो कहती है ये बस मेरा दोस्त है। जी कहता है मुझे परवाह नहीं, गुड बाय। वो यैन से कहती है अगर जी और मेरी शादी नहीं हुई तो इसमें सारी गलती तुम्हारी होगी। मिस्टर जी अपने ड्राइवर को वापस कंपनी चलने को कहते हैं और बोलते हैं मिस्टर फेंग की सिस्टर की इन्फॉर्मेशन निकालो। उधर रो काफी गुस्से में होती है, तब उसकी मॉम उससे पूछती हैं तो वो जी के बारे में बताती है। तभी इसे वो फोटो मिल जाती है जिसमें जी का स्कार दिख रहा था। वो अपनी मॉम से पूछती है तो वो कहती हैं ये शिन की है, जब वो एक रात डॉक्टर से मिलकर वापस आ रही थी उस दिन क्या हुआ था वो तो मुझे पता नहीं, पर अब मैं इसे फेंक दूंगी। तो रो कहती है इसे मैं रख लेती हूँ, अगर शिन को जरूरी हुई तो मैं दे दूंगी। फिर वो सोचती है क्या ये वही स्कार है जो जी को हुआ होगा, तब शिन ने उसे बचाया होगा। तब तक जी को पता चल जाता है शिन शेन फैमिली की फेक डॉटर है और वो 2 दिन पहले ही लिन फैमिली में वापस गई है। तो वो अपने आप से कहता है आखिर तुम हो वो जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था, अब वक्त आ गया है तुम्हारे हाथ पर यह निशान देखने का। और वो लिन फैमिली के रेस्टोरेंट चला जाता है। शिन कहती है मिस्टर जी आप यहाँ दोबारा? तो वो कहते हैं हाँ मिसेस लाइन काफी अच्छा खाना बनाती हैं, तो बस इसलिए। शिन कहती है आपका जब मन करे यहाँ आ जाइए, मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगी, यहाँ पर आधे लोग सिर्फ आपको देखने आते हैं, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। तभी शिन टेबल में अटक कर गिर जाती है और जी उसे पकड़ लेता है और वो उसके एक हाथ पर स्कार चेक करता है, वो उसे नहीं मिलता। तभी वहां रो आ जाती है, उसने डॉक्टर चैंग से कहकर एग्जैक्ट स्कार अपने हाथ पर बनवा लिया और वो शिन को कहती है क्या तुम ठीक हो सिस्टर, अगर तुम गिर जाती तो ऐसा स्कार हो जाता। वो मिस्टर जी को दिखाने के लिए जानबूझकर ऐसा करती है। तभी वहां फेंग आता है और कहता है मिस्टर जी आप यहाँ बार बार लिन फैमिली की बेइज्जती करने आते हैं? और वो रो से कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो? वो कहती है मैं यहाँ देखने आई थी सब कैसा चल रहा है, तुम लोगों की हेल्प करने आई थी। फेंग कहता है कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुमने शिन को कुछ करने की कोशिश की तो भूलना मत लिन फैमिली वेजिटेरियन नहीं है। वो कहती है भाई आप पहले भी मेरे साथ रूड थे और अब तो हद हो गई, आप शिन को इतना पसंद क्यों करते हैं? तो इस पर फेंग कहता है क्योंकि ये तुमसे काफी अलग है, इसने 20 सालों में अपने मॉम डैड से कभी गलत तरीके से बात नहीं की और ये तुम्हारी तरह पैसों के पीछे नहीं भागती। रो मिस्टर जी को इम्प्रेस करने के लिए कहती है मिस्टर शेन ने ये कार्ड भेजा है, इसमें कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे स्टॉल को एक्सपैंड करने में काम आएंगे। फेंग मना कर देता है पर शिन वो कार्ड ले लेती है और कहती है उन्होंने खुशी खुशी पैसे दिए हैं, उसके लिए अंकल शेन को थैंक यू बोलना और कहना थोड़े और पैसे दे दे। वैसे भी मैं काफी परेशान थी कि यहाँ स्टॉल पर बैठने की उतनी जगह नहीं है। अब शिन और फेंग घर आते हैं तो उसके पेरेंट्स शिन से कहते हैं तुम आज इतनी खुश क्यों हो, क्या तुमने काफी पैसे कमा लिए हैं? बेटा कुछ इल्लीगल मत करना। तो शिन बताती है आज रो आई थी और वो कुछ पैसे देना चाहती थी लिन फैमिली को उसकी अपब्रिंगिंग के लिए, और वो सिटी कॉर्नर पर एक शॉप भी कंस्ट्रक्ट करा रही है। मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। वो लोग आपस में बात करते हैं। शिन को लगता है हम सच में इतने गरीब हैं। तो मिसेस लिन कहती हैं ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारा ही आइडिया था ये प्रिटेंड करने का। शिन आ जाती है और वो अपने डैड और भाई से कहती है क्या आप लोग प्लीज कंस्ट्रक्शन साइट पर नजर रख सकते हैं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो वो अग्री करते हैं और कहते हैं ये हम पर छोड़ दो। तो वो कहती है ठीक है मैं मॉम के साथ खाने की तैयारी करती हूँ और वो वहां से चली जाती है। तभी मिस्टर लिन और फंग आपस में डिस्कस करते हैं शिन काफी अच्छी है, वो रू के जैसी नहीं है, उसको एक दिन भी हमारे ऐसे रहने से दिक्कत नहीं हुई। तभी मिस्टर लिन कहते हैं शिन का बर्थडे कब है? मैं उसके बर्थडे वाले दिन उसका इंट्रो पूरे वर्ल्ड से करा दूंगा और बता दूंगा ये रिचेस्ट मैन की बेटी है। फिर शिन अपनी मॉम के साथ एक बहुत सुंदर जगह पर आ जाती है। वो उनसे पूछती है तो वो कहती हैं ये हमारी नई शॉप है जिसे तुम्हारे भाई और डैड ने डिजाइन कराया है। उसका भाई उसका वेलकम करता है और वो कहती है ये सब तो काफी महंगा है और आपने यहाँ ये कॉफी और लाइट स्नैक्स क्यों रखे हैं, वो तो हम नहीं बनाते। उसका भाई कहता है वो सब मुझ पर छोड़ दो। तभी मिसेस शेन वहां आती हैं और कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? शिन तुम तो बड़ी चालाक हो और रू काफी साफ दिल है,
इसलिए तुमने उससे पैसे और दुकान ले ली। अच्छा यही होगा, तुम ये सब वापस कर दो और यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सब कुछ खराब कर दूंगी और तुम में से कोई भी यहाँ से जा नहीं पाएगा। शिन कहती है, आपने इतने सालों तक मुझे अपने पास रखा, तब भी आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। वो कहती हैं, रू ने बताया मुझे कैसे लिन फैमिली को बस पैसे और दुकान चाहिए थी। अच्छा यही होगा, तुम कॉन्ट्रैक्ट निकालो और सब कुछ वापस कर दो। तभी शिन कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, लीजिए, देखिए शेन फैमिली की दुकान इससे अगली है और लीजिए आपका कार्ड भी। क्या लगा आपको मैं लिन फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी? तभी वहां कुनवा होटल के शेयर लेकर जैन आता है टू कॉन्ग्रेचुलेट शिन। वो कहता है, मिस शिन ये एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर आप ऐसा करती हैं तो जो आपके होटल के विपरीत होटल है वो आपका हो जाएगा। तभी मिसेस शेन मन में सोचती हैं, संग फैमिली शिन को कैसे जानती है? वो जैन से कहती हैं, क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? मैं मिस्टर सॉन्ग से मिली थी, क्या मैं उन्हें याद हूँ? तो जैन कहता है, उनसे तो पता नहीं कौन कौन मिलता है, तो इतनी छोटी शेन फैमिली उन्हें कैसे याद होगी? मुझे बस यही ऑर्डर मिले हैं। इस पर शेन कहती हैं, लिन फैमिली में काफी बेकार लोग हैं, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कहीं कुछ गलती ना हो गई हो। जैन मन में सोचता है, ये कितनी पागल है, दुनिया के सबसे अमीर इंसान के बारे में क्या कह रही है। जैन वहां से चला जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फंग और मिस्टर सॉन्ग का कोलैब हो रहा होता है और वो उनसे कहता है, आप ये शेयर मेरी बहन को दे दें। अब मिसेस शेन शिन को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, हमने तुम्हें 20 साल तक पाला है, उसके बदले आधा कुनवा होटल हमारा भी होना चाहिए, फिर लिन और शेन फैमिली के बीच सब बराबर हो जाएगा। तभी फंग बीच में बोलता है, शेन फैमिली कितनी बेशरम है, पहले आपने शिन पर इल्जाम लगाए, उसे लालची बताए और अब उससे अपना हिस्सा मांग रही हैं, वो भी सिर्फ पालने के बदले में। तब वो उससे कहती हैं, चुप रहो, तुमसे कौन बात कर रहा है, मैं तो अपनी अडॉप्टेड डॉटर से बात कर रही हूँ। तो वो कहता है, वो मेरी बहन है और आप उससे बदतमीजी कर रही हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अभी सारे कॉन्ट्रैक्टर को कहकर इन्वेस्टर को मना कराता हूँ। वो कहती हैं, करा लो, तुम्हें क्या लगता है तुम बीजिंग में सबसे अमीर हो? तभी फंग फोन करता है और मिसेस शेन के पास कुछ ही देर में फोन आ जाता है, यान फैमिली ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। वो गुस्से में वहां से चली जाती हैं और कहती हैं, तुम सबको तो मैं देख लूंगी। तभी वहां रो मार्केट सुपरविजन टीम को लेकर आ जाती है और कहती हैं, ये ही स्टोर है जहां प्रोहिबिटेड सामान बेचा जाता है। वो लोग कहते हैं, हमें यहाँ इंस्पेक्शन करना है, आपके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट किया है? तभी शिन काफी परेशान हो जाती है और वो अपने भाई को इंस्पेक्शन में साथ जाने को कहती है, पर वो टीम मना कर देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, रू ने उन ऑफिसर्स को पैसे दिए हैं, ये बात को साबित करने के लिए वो यहाँ गलत चीजें बेचते हैं। वो लोग एक सामान को उठाकर उसे प्रोहिबिटेड बताते हैं और पूछते हैं, यहाँ का ओनर कौन है? शिन कहती है, मैं हूँ, पर यह मेरा नहीं है, मैंने कभी भी इसे अपने स्टोर में यूज नहीं किया। रू कहती है, ले जाइए इसे, ये लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करती है। तभी फंग कहता है, दूर रहिए उससे, उसके पास भी मत जाना। रू, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग बीजिंग में सबसे अमीर हो? जब शिन कह रही है वो उसका नहीं है, तो फिर और वैसे भी स्टोर में कैमरास लगे हैं, हमें फुटेज चेक करनी चाहिए। रू कहती है, उसकी जरूरी नहीं है, अब एविडेंस मिल गया तो तुम बात को दबाने की कोशिश कर रहे हो सर, आप ले जाइए इसे। तभी वहां मिस्टर जी आ जाते हैं और वो रू से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने मुझे नहीं कहा था लिन फैमिली तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, जी ये लोग भले ही कैसे भी हों, पर इन्होंने मुझे 20 साल तक पाला है, इसलिए मैं इनका धन्यवाद करने आई थी। इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी क्लाउड किचन की ओपनिंग पर। जी कहता है, मुझे नहीं जानना। शिन, यहाँ पर कैमरास लगे हैं ना, तो चलो सब लोग जाकर फुटेज चेक करते हैं। रू कहती है, अब एविडेंस है इसलिए उसकी जरूरी नहीं है सर, आप जल्दी से इनको ले जाइए। जी कहता है, अच्छा ठीक है, उसकी जरूरी नहीं है तो इस पर फिंगरप्रिंट्स भी तो होंगे, क्यों ना फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लिया जाए। रू कहती है, उसकी क्या जरूरी है? तो जी कहता है, ताकि किसी बेगुनाह को सजा ना हो। रू अपने आप से कहती है, अगर सच पता चल गया तो जी और मेरी मैरिज नहीं हो पाएगी, इसलिए वो कहती है, चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। शिन शायद कोई तुम्हारे बिजनेस से खुश नहीं है, तो उसने ऐसा जानबूझकर किया। शिन कहती है, तुम 5 मिनट पहले तो ऐसी नहीं थी, तुमने मुझे ब्लेम किया और मुझे पुलिस स्टेशन भेजना चाहती थी, और अब तुम शांति चाहती हो। मैं उस आदमी के बारे में पता लगाना चाहती हूँ जिसने ऐसा किया, इसलिए हमें फिंगरप्रिंट टेस्ट कराना ही चाहिए। तभी वो ऑफिसर कहता है, मिस रू मैं खुद को खतरे में नहीं डाल सकता। जी पूछता है, जो भी तुम जानते हो साफ साफ बताओ। तो वो कहता है, मिस रू ने मुझे ये आइटम यहाँ रख कर शिन को गुनहगार साबित करने को कहा था, इसके बदले वो मुझे 5 मिलियन दे रही थी। रू गुस्से में बोलती है, बदतमीज, क्या बक रहे हो? मैडम लीजिए आपका कार्ड। जी कहता है, सोचा नहीं था तुम ऐसा करोगी, और वो वहां से जाने लगता है तो रू उसके पीछे भागती है। मैंने ऐसा नहीं किया है। वो शिन को बोलकर जाती है, मैं तुम्हें देख लूंगी। शिन बोलती है, जी हमारी मदद करने क्यों आया? मैं रू से डरती थोड़ी हूँ,
जब मेरे पास इतने सारे भाई हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। उधर जी अपने ड्राइवर को बोलता है, मैं सोच भी नहीं सकता रू इतनी स्मार्ट होगी, और जबकि शिन ऐसी सिचुएशन में भी काफी काम थी। वो बोलता है, सिन इतनी समझदार है, उसको तो प्रेसिडेंट होना चाहिए मिस्टर जी। जी कहता है, काश मेरी सेवियर सिन ही हो। अब फोंग मिस्टर लिन को सारी बात बता देता है और उनसे कहता है, मुझे लगता है इसके जिम्मेदार आप हैं। आपने इतने सालों तक कहा अपनी आइडेंटिटी छुपाओ, लो प्रोफाइल मेंटेन करो, अब आपको सच बताना ही होगा। मैं ऐसे अपनी बहन को परेशान होते नहीं देख सकता। तब मिस्टर लिन कहते हैं, हाँ मैं सिन के कंटिनेंट पर उसकी पहचान प्रकट कर दूंगा। फिर रो अपने घर जाती है तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं, तुम्हारा जी के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है? उसकी मॉम कहती हैं, उसने एंगेजमेंट के बारे में कुछ बताया? रो कहती है, आप लोग अचानक से ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसकी मॉम कहती हैं, बस ऐसे ही, हमने इतने सालों बाद तुम्हें अपने पास रखा है तो अब हमारी नाक मत कटाना। उससे पूछो कब दोनों फैमिली आपस में मिल सकती हैं। रो कहती है, उसने मेरे बर्थडे के बाद मिलने का डिसाइड किया है। तो उसके डैड कहते हैं, तुम्हारा जन्मदिन कुछ ही दिनों में आ रहा है तो उसके साथ बाहर चली जाना। तो वो कहती है, हाँ मैं अभी ये काम करके आती हूँ। और वो जी के पास कॉल करती है, हेलो मैं रो बोल रही हूँ। वो कहता है, वही जिसने सिन को परेशान किया था, और वो कॉल काट देता है। रो कहती है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। फिर मिसेस शेन और रो पार्टी हॉल के पास जाते हैं तो वहां फैंग उन्हें कहता है, ये हॉल पहले से बुक है और आपकी एंट्री यहाँ अलाउड नहीं है। आज यहाँ वर्ल्ड रिचेस्ट मैन की यंगेस्ट डॉटर की बर्थडे पार्टी है, आप अंदर नहीं जा सकते। मिसेस शेन कहती हैं, आज तो मेरी बेटी का भी बर्थडे है, ये तो किस्मत की बात है, आप हमें अंदर जाने दीजिए। वो नहीं मानता। तभी वहां मैंग आ जाता है। फॉन्ग उन्हें बोलता है, सेक्रेटरी मैंग, ये लोग बिना इनविटेशन के अंदर जाने की जिद कर रहे हैं। मैंग अपने आप से कहता है, ये लेडी तो शायद सिन की अडॉप्टिव मदर है, मुझे इनको अंदर बुला लेना चाहिए। और वो उन्हें अलाउ कर देता है। उधर सिन अपने आप से कह रही होती है, ब्रदर फैंग ने कहा था वो मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर लेकर जाएगा, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए, ये जगह कितनी बोरिंग है। फिर रोज सिन को चिढ़ाने के लिए बोलने लगती है, देखिए इसे, ये अपने आप को इस ड्रेस में परी समझ रही है, ये यहाँ अमीर आदमी को सेड्यूस करके उनकी वाइफ बनने आई है। सिन कहती है, मेरे भाई ने मुझे यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया है, इसीलिए मेरे मुंह मत लगो और जाओ यहाँ से। रो कहती है, तुम्हारा भाई यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ तो रिचेस्ट मैन की डॉटर का बर्थडे है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, अपनी शक्ल से लोगों का मूड खराब मत करो। सिन अपने आप से कहती है, मेरे भाई ने तो मुझे इस पार्टी के बारे में नहीं बताया। तभी रो कहती है, देर क्यों कर रही हो, जल्दी निकलो यहाँ से बाहर। तभी फैंग की एंट्री होती है। वो कहता है, जो बाहर जाएगा वो तुम हो। रो कहती है, अब यहाँ सारे अमीर कॉन्ट्रैक्टर हैं तो शेन फैमिली को भी होना चाहिए। फैंग बोलता है, मुझे तो याद नहीं है हमने शेन फैमिली को इनविटेशन भेजा था। तभी वहां पर ली और मी होती हैं जो पार्टी में आई हैं। वो आपस में बात करती हैं, मैंने सुना है लिन फैमिली ने अपने बच्चों को काफी ग्राउंडेड रखा है और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी छुपाई है, और ये पार्टी लिन फैमिली ने ही अरेंज करी है अपनी बेटी के लिए। इस पर रो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं लिन फैमिली में 20 साल रही हूँ, ये बिल्कुल भी अमीर नहीं है। मिसेस शेन भी अग्री करती हैं और बोलती हैं, मैंने भी रिसर्च करी है, लिन फैमिली एवरेज है, इनको इतना अमीर ना समझो, वरना जब यहाँ वो आएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। सिन तुम ज्यादा चालाक नहीं हो, तुम हमेशा पैसे ही देखती हो। सिन बोलती है, मैंने तो पैसे नहीं देखे जब आपने मुझे 20 साल नौकर की तरह रखा। फैंग हैरान होकर कहता है, क्या नौकर? सिन तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? सिक्योरिटी, इन दोनों को यहाँ से लेकर जाओ। तभी उधर जी को जिन के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ पार्टी हॉल में काफी तमाशा चल रहा होता है। मिसेस शेन मैनेजर वांग को कहती हैं, इन 2 लोगों को यहाँ से बाहर निकालिए, ये यहाँ अमीर लोगों का फायदा उठाना चाहते हैं। वांग इन्हें बाहर जाने को कहता है तो फंग पूछता है, क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? मिसेस शेन कहती हैं, मिस्टर सॉन्ग ही सबसे अमीर आदमी है और मैनेजर वांग उनके असिस्टेंट हैं। जिन, अगर तुम इस पर फोकस करोगी तो भी तुम काफी अमीर बन सकती हो। वांग कहता है, ये लेडी काफी सुंदर है, अगर ये मुझे आज रात कंपनी देना चाहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी फंग वांग को जोर से मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को कुछ भी कहने की? अब तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। सब लोग कहने लगते हैं, मिस्टर वांग रिचेस्ट मैन के काफी करीब है, फंग ने उन्हें क्यों मारा, अब क्या होगा? मिसेस शेन कहती हैं, जिन तुम्हारे भाई की हिम्मत तो देखो, अमीर आदमी के मैनेजर को मारा। जिन बोलती है, इसे पिटना ही चाहिए। मिसेस शेन कहती हैं, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, इसके बाद जो भी हो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, हमसे कुछ उम्मीद मत करना। जिन कहती है, मैंने कभी आपसे कोई उम्मीद नहीं रखी, 20 साल तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया, इसलिए अभी मुझे अकेला रहने दो। फंग कहता है, ये अकेले संभाल सकती है तो मुझे नहीं लगता आपकी यहाँ कोई जरूरी है। तभी रो वांग से कहती है, अगर आपने इनको अभी यहाँ से नहीं हटाया तो रिचेस्ट मैन आ जाएंगे, क्या आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेल पाएंगे? वांग कहता है, कोई इन 2 आदमी को बांध दो और बेसमेंट में फेंक दो, पर मैं ये सब जाने दूंगा अगर जिन मेरे साथ आज की रात बिता ले।
तो फिर मैं रिच मैन को कुछ नहीं बताऊंगा जो भी आज हुआ। तभी सेक्रेटरी मैंग आ जाते हैं तो वांग उन्हें सारी बातें बताता है और कहते हैं मैं इनको जाने के लिए कह रहा था पर ये मुझे ही मारने लगे। उसी बीच सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अमीर आदमी इंडस्ट्री में काफी टाइम से है, उसकी उम्र 50 साल से ऊपर की होगी, वो यंग नहीं हो सकता। इस पर मिसेस शेन कहती हैं मिस्टर मैंग आप नहीं जानते, ये यहाँ पार्टी खराब करने आए हैं और ये लड़की अमीर लोगों को सेड्यूस करना चाहती है, इन्हें तो पीट पीट कर बाहर निकालना चाहिए। मैन हंसते हुए कहता है हाँ इन्हें बाहर निकालना चाहिए और वो वांग को खींच कर थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं निकलो यहाँ से। तभी अनाउंसमेंट होती है साइलेंस, रिच मैन आ गए हैं। अब हम स्टेज पर बुला रहे हैं बीजिंग के रिचेस्ट मैन मिस्टर लिन को। वो सबको जिन के बर्थडे पर आने के लिए शुक्रिया करते हैं। तभी रो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, आप सब धोखेबाज हैं, आपने मुझे 20 सालों में इसके बारे में क्यों नहीं बताया। फंग कहता है क्योंकि तुम टेस्ट पास नहीं कर पाई। जैसे ही तुम्हें पता चला शेन फैमिली अमीर है, तुमने हमें बुरे तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से मॉम डैड को काफी तकलीफ हुई। मिसेस शेन कहती हैं जिन को 20 साल तक हमने पाला है तो इसमें कुछ क्रेडिट हमारा भी है, और जब लिन फैमिली इतनी अमीर है तो हमें कुछ रेजिंग अमाउंट चाहिए, ज्यादा नहीं, बस लिन फैमिली का 2/3 और एसेट्स आर इनफ। फंग कहता है इतने बेशरम इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। वो सिक्योरिटी को बुला लेता है। मिसेस शेन जिन को कहती हैं क्या तुम अपनी मॉम को ऐसे बेइज्जत होने दोगी। वो कहती है आप और मॉम। रो कहती है जिन ज्यादा ओलो मत, अभी मेरी कुछ ही दिन में जी से एंगेजमेंट होने वाली है, फिर देखती हूँ तुम्हें। गार्ड उनको बाहर निकाल देते हैं। मिसेस शेन कहती हैं तुम्हारी हमें धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई। तो वो कहते हैं आप यहाँ से चली जाएं, नहीं तो मुझे डंडे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी रो कहती है मॉम चलिए, मैं बस एक बार जी से शादी कर लूं, फिर ये शेन फैमिली का कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कहती है हाँ तुम्हें जी का दिल जीतना ही होगा। फैंग कहता है अब तुम्हारी बारी वांग। तो इस पर मैंग कहता है आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर मिस्टर लिन एंटर करते हैं और वो अनाउंस करते हैं वेलकम एवरीवन, आज मैं अपनी कंपनी जिन के नाम करना चाहता हूँ। इस पर जिन कहती है डैड मुझे नहीं पता ये काम कैसे करते हैं। तब फैंग कहता है मैं हूं ना तुम्हारी मदद करने के लिए। हैंग जिन को एक एंटरटेनमेंट कंपनी देता है एज अ बर्थडे गिफ्ट। वो उससे कहता है आज के बाद तुम्हें अगर हैंडसम लड़के देखने हो तो तुम वहां जा सकती हो, वो सब तुम्हारे ही हैं। यांग उसे 2 बॉडीगार्ड गिफ्ट करता है और उसकी मॉम उसे इंपीरियल स्टोन ब्रेसलेट देती है। वो कहती हैं तुम काफी गोरी हो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, ये तुम्हारी ग्रैंडमा ने दिया था। तभी वहां मिस्टर जी आते हैं तो फैंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते हैं मैं यहाँ जिन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हूँ और उसको इस बारे में पता है। तभी जिन कहती है मिस्टर जी ने उस दिन कैफे में हमारी मदद की थी, उनका हम पर एहसान था इसलिए मैंने उन्हें बुला लिया। फैंग कहता है मुझे लगा तुम रो की मदद कर रहे हो। वो बताते हैं मुझे शेन फैमिली से स्टार्टिंग से एंड तक कोई मतलब नहीं है। फिर वो जिन को बर्थडे गिफ्ट देते हैं, उसमें नेशनल ट्रेजर नेकलेस होता है। फैंग बोलता है आप इतना महंगा गिफ्ट एक्जिन को क्यों देना चाहते हैं। तो इस पर वो कहते हैं बस एक्जिन ही इसको डिजर्व करती है। एक्जिन अपने आप से देखकर थोड़ा अजीब सा क्यों लगता है, ऐसा लगता है इनसे मेरा कोई कनेक्शन है। तभी सन शेन फैमिली में जाता है तो रो उनसे पूछती है आप यहाँ वो भी इतनी रात को क्या, जी को मुझसे कुछ काम था। तो सन कहता है मिस्टर जी ने मुझे यहाँ कुछ चीजें क्लियर करने के लिए भेजा है। मिसेस शेन कहती हैं अगर ये एंगेजमेंट को लेकर है तो इतनी भी जल्दी नहीं थी जो इतनी रात को आना पड़े। वो कहता है आप गलत समझ रही हैं, मैं यहाँ बताने आया हूँ मिस्टर जी रो से एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं। वो लोग हैरान होकर पूछते हैं क्या हुआ, ऐसे अचानक से क्यों, क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। सन कहता है ये तो आप मिस्टर जी से ही पूछ लेना, मुझे तो उन्होंने यही ऑर्डर दिया था। अब वो चाहते हैं आप उन्हें कभी डिस्टर्ब ना करें, आपके लिए उन्होंने इनकन्वीनियंस फंड भी भेजा है। और वो वहां से चला जाता है। तभी रो कहती है ये पक्का जिन ने किया है। तभी मिसेस शेन उसको खींचकर थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं तुम लूजर हो, तुम इतने सालों में भी नहीं पता कर पाई वो लोग इश्ते अमीर है। वो कहती है मैं क्या करूं, जब वो लोग मुझे चोरों की तरह ट्रीट करते थे तो मुझे कैसे पता चलेगा। उसकी मॉम फिर से उसे लूजर कहकर वहां से चली जाती हैं। तब वो अपने आप से कहती है जिन मैं तुम्हें देख लूंगी। अब एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां जिन मिस्टर जी के साथ डेट पर आई है और रो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। वो कहती है मेरे पास एक प्लान है, आज यहाँ वेटर मेरा दोस्त है, मैंने उसे जिन की ड्रिंक के इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं और ये लो उसका रूम कार्ड, और मेरा रूम उससे नेक्स्ट ही है। मैं यहाँ रिपोर्टर्स को रोक कर रखूंगी, जैसे ही शाम होगी तुम उसे बाहर ले आना, फिर ये बात फैल जाएगी। तुम लिन फैमिली के होने वाले दामाद हो, इससे तुम्हें सारी वेल्थ और प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। दूसरी तरफ मिस्टर जी कहते हैं मुझे पता है आप कोरिएंडर नहीं खाती हैं। जिन सोचती है इन्हें ये कैसे पता। तो वो कहते हैं परेशान ना हो, मैं आपके भाई का दोस्त रहा हूँ काफी लंबे समय से, इसलिए मुझे पेट्रन है।
जिन मिस्टर जी को उस दिन कैफे में हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। जी को रो पर शक हो जाता है और वो सोचता है अगर इस बार तुमने सिन के साथ गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी सिन को कुछ अच्छा फील नहीं होता और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी रो और यांग आकर इसका फायदा उठाते हैं। वो दोनों को अलग अलग रूम में ले जाते हैं। रो यांग से कहती है सिन अब तुम्हारी है और तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और लिन फैमिली के दामाद बन जाना। यांग हंसने लगता है और रो जी को अपने साथ ले जाती है। वो उसकी शर्ट का बटन खोलती है तभी जी उठ जाता है क्योंकि वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था और वो रो की नेक पर हिट करता है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ यांग सिन का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसको देखकर बोलता है कितनी सुंदर हो तुम, अब मैं लिन फैमिली का दामाद बन जाऊंगा। तभी वहां जी आता है और वो यांग को बहुत मारता है। यांग कहता है मिस्टर जी मुझे माफ कर दो। जी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और सिन के खिलाफ कुछ भी प्लान करने की। यांग कहता है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, रो ने मुझे ऐसा करने को कहा था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। तो इस पर जी कहता है जाओ फिर इससे नेक्स्ट रूम में रो है ना जो उसने सिन के साथ करने को कहा था वो उसके साथ करो और डोर पर मेरे गार्ड होंगे, अगर उन्हें मूवमेंट की साउंड्स नहीं आई तो देख लेना फिर मैं क्या करूंगा। यांग मान जाता है। फिर वो सिन को संभालते हैं, उसे उठाने की कोशिश करते हैं। तभी वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर जी को किस करने लगती है। जी कहता है सिन इसमें तुम हेल्प सी है। तभी रेन वहां आता है और कहता है शेन ग्रुप ने कुछ रिपोर्टर्स बुलाए हैं। वो सब लोग होटल जाते हैं और रेन कहता है मिसेस शेन को बता दो जी और रो अंदर हैं। तभी मैंग वहां जाता है और मिसेस शेन को बता देता है आपको रो ने होटल बुलाया है ताकि मैटर और बड़ा हो सके और फिर भले ही मिस्टर जी शादी ना करना चाहते हो तो भी उन्हें करनी पड़ेगी। वो खुश होकर जल्दी से चलने को कहती हैं। मिसेस शेन होटल रूम में जाकर रो से कहती हैं बेटा ये क्या हो गया, अब तुमसे शादी कौन करेगा? मिस्टर जी आपको अब इससे शादी करनी ही होगी वरना मैं मर जाऊंगी। इस पर रो कहती है मॉम मैं और जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब ये सब हो गया है तो मैं मुझसे शादी करेंगे। शेन कहती हैं जी बेटा जल्दी से बाहर आओ, इतने सारे रिपोर्टर के सामने तुम ये बात छुपा नहीं सकते, तुम्हें अब ये मानना ही होगा। तभी ब्लैंकेट हटता है और उसके अंदर से यांग निकलता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी सिन को होश आ जाता है और वो जी को अपनी साइड में देखकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? जी कहता है ये मैंने नहीं तुमने किया है, क्या तुम भूल गई? तुमने मुझे फोर्स किया था। दरअसल ये सब रो ने यांग के साथ मिलकर प्लान किया था पर मेरी विल पावर काफी स्ट्रांग थी तो मैं होश आते ही तुम्हें बचाने आ गया, पर मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसा करोगी। सिन शर्मा जाती है और वो बोलती है अब मैंने ऐसा किया है तो मुझे अपने घर पर तुम्हें एक टाइटल देकर इंट्रोड्यूस करना होगा। तो जी कहता है मुझे बहुत खुशी होगी। उधर रो काफी परेशान होती है क्योंकि इधर उसके रूम में जी की जगह यांग होता है। वो उससे कहती है तुम यहाँ कैसे और क्यों हो? तभी वहाँ जी और सिन आ जाते हैं। जी कहता है मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया था। रो तुम सिन की जगह लेने की कोशिश मत करो, तुम उसके लायक नहीं हो, बेहतर होगा तुम इसको भूल जाओ। रो कहती है जी प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो। वो कहता है कोई जरूरी नहीं है। वो कहती है ये सब कुछ मेरे खिलाफ इक्जिन ने किया है। इक्जिन कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यहाँ सबको सब कुछ दिख रहा है, तुम क्या करना चाहती थी? जी कहता है शिन गुस्सा मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो मैं देख लूंगा। वो कहता है इनको पुलिस में ले जाओ और आज से शेन फैमिली बीजिंग में नहीं रहेगी। रू कहती है जी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो वो कहता है ये मुझ पर चीट करने से पहले सोचना चाहिए था। हैंग जी को पकड़कर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? शिन कहती है भाई इसमें जी की गलती नहीं है, हम दोनों ड्रग्स के नशे में थे और मैंने ही फोर्स किया है जी को, इसलिए आप इसे कुछ मत कहिए। फिर शिन जाकर अपने पेरेंट्स को बता देती है। मिस्टर लिन कहते हैं शिन ठीक कह रही है, अगर उसने ऐसा किया है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उसकी मॉम उनसे खाने के बारे में पूछती हैं। फिर हम देखते हैं शिन की मॉम और भाई किचन में खाना बना रहे होते हैं। हैंग कहता है मुझे जी पर शक हो रहा है, वो शिन का फायदा उठा रहा है, शिन उसे कैसे फोर्स कर सकती है? तभी उसकी मॉम कहती हैं शायद जी तुम्हारी बहन को पसंद करता है और लगता है शिन भी करती है और सबसे अच्छी बात है वो उसका ध्यान भी रखता है। उधर जी शिन को अपनी फैमिली से मिलाने ले आता है। वहाँ उसके ग्रैंडपा बताते हैं शिन की ग्रैंड मदर उनकी अच्छी दोस्त थी। तभी जी के डैड इस शादी के लिए मना करते हैं। उसके ग्रैंडपा कहते हैं ये शादी होकर ही रहेगी, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है और अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी है तो तुम इससे दूर हट जाओ। शिन अपने आप से कहती है लगता है जी का अपने पेरेंट्स से बॉन्ड उतना अच्छा नहीं है। ग्रैंडपा पूछते हैं फिर तुम लोग कब शादी करने वाले हो? जी कहता है मैं जल्दी ही करूंगा, बस एक बार थोड़ी चीजें सेटल हो जाएं। वो कहते हैं हाँ मुझे जल्दी से अपना पोता चाहिए। तभी वहाँ टॉन्ग की एंट्री होती है। वो जी की चाइल्डहुड फ्रेंड है। जी शिन को कहता है मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। ग्रैंडपा उसका इंट्रोडक्शन शिन से कराते हैं। वो कहती है जी की बुक लिखने में मैंने मदद की थी। जी कहता है मुझे ऐसा लगता है हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है और टॉन्ग कुछ भी कहने से पहले ध्यान रखेगी ताकि शिन को कोई गलतफहमी ना हो। फिर वो लोग खाना खाने चले जाते हैं। टॉन्ग अपने आप से कहती है एक कल आई औरत ने जी को मुझसे छीन लिया है
मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, मैं ऐसे दिखा दूंगी। मैं जी को कितना अच्छे से जानती हूँ और हम दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। तभी वो शिन को नीचा दिखाने के लिए ग्रैंडपा को पोर्क खाने के लिए देती है, जो उनका फेवरेट होता है। तभी शिन कहती है, ग्रैंडपा आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो इसे ज्यादा मत खाइएगा। तभी टोंग कहती है, तुम इनकी मील खराब क्यों कर रही हो? तुम जी फैमिली के रूल्स नहीं समझ सकती। इस पर जी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम यहाँ गेस्ट हो और उसकी तरह ही रहो। तभी वो उसे भी सर्व करती है। वो अपने सर्वेंट को कहता है, मुझे नहीं खाना ये, इसको हमारे डॉग को दे दो। वो कहती है, मैं तुम्हें 10 साल से पसंद करती हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जी कहता है, वो तुम्हारा मैटर है, मेरा नहीं, और मैंने तुम्हें बताया है मैं शिन से प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ बार बार फ्लर्ट कर रही हो और अभी तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ रूड बिहेव भी ना करूं। क्या टोंग फैमिली की डिक्शनरी में शर्म नाम का शब्द नहीं है? वो वहां से चली जाती है। फिर जी की स्टेप मदर मिन टोंग से मिलने आती है और वो उससे कहती है, मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। वो कहती है, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ आप जी को कैसे ट्रीट करती हैं। आपको लगता है मैं आप पर कोई भी फेवर करूंगी? और वैसे भी पता नहीं जी को क्या हो गया है, मैं उसे बचपन से पसंद करती हूँ और मुझे लगता था बड़े होते होते उसे मेरी अच्छाई दिखने लग जाएगी, पर उसको उस शिन से ही शादी करनी है। मिन कहती है, जी किसी की नहीं सुनता, वो परसों ही शिन से शादी करने वाला है, तुम्हें ये न्यूज अब तक कैसे नहीं मिली? वो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। मिन कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। टोंग मान जाती है तो मिन सोचती है, शिकार जाल में फंसी गया। वो उससे कहती है, हम एंगेजमेंट वाले दिन शिन को गायब कर देंगे तो फिर सोचो क्या होगा। तभी टोंग कहती है, मैं वहाँ ब्राइडल ड्रेस पहनकर चली जाऊंगी और उनकी बेइज्जती ना हो इसलिए वो मुझसे शादी कर लेगा। मिन कहती है, और इस तरह तुम जी की वाइफ बन जाओगी। वो कहती है, मैं कैसे भूल गई थी, आप इतने अच्छे प्लान बनाती हैं। वो लोग डील डन करते हैं और टोंग अपने आप से कहती है, जी की वाइफ तो मैं ही बनूंगी। फिर वो वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है और अपने बॉयफ्रेंड शू से पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? वो कहता है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। वो उसको खींच के थप्पड़ मारती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे देखने की? ये हक सिर्फ जी का है। वो कहता है, आप बिल्कुल स्वर्ग से उतरी परी हैं, आप अपनी जवानी जी के पीछे क्यों खराब कर रही हैं? आप मेरे साथ रहिए ना प्लीज। वो कहती है, तुम्हें किसने इतना हद दिया? जी के बारे में आज के बाद कुछ मत कहना और आज का प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कुत्ते की तरह मार कर दबा दूंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो वहां से चला जाता है। फिर टोंग अपने आप से कहती है, जी आज रात मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी, तुम पक्का खुश होगे। दूसरी तरफ शिन तैयार हो रही होती है। जी उसे देखने आता है और कहता है, मैं अपनी वाइफ को देखने आया हूँ, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। तो शिन कहती है, क्यों, मैं वीकडेज पर अच्छी नहीं लगती? तो वो कहता है, हमेशा लगती हो। तभी वहां मिन आ जाती है। जी कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और वो शिन को बताता है, ये मेरी बेशरम स्टेप मदर है। वो कहती हैं, आज तुम्हारी शादी है और भले ही तुम मेरे बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हो फिर भी मैं इतने सालों तक जी फैमिली में रही हूँ और तुम्हें अपना माना है, तो शिन भी मेरी बहू हुई और मैं अपनी बहू को गिफ्ट्स देने आई थी। तो इस पर जी कहता है, बेहतर होगा आप यहाँ से चली जाएं, हमें आपके गिफ्ट्स की कोई जरूरी नहीं है। तो वो कहती हैं, बेटा आज के दिन तो मेरे साथ ऐसा ना करो। तभी शिन कहती है, आंटी आज से आप मेरी भी मॉम जैसी हैं और मैं आपका ये गिफ्ट एक्सेप्ट करती हूँ। मिन कहती है, तुम बहुत समझदार और प्यारी हो, मैं तुम्हें ये नेकलेस पहना देती हूँ। तभी वो अपने आप से कहती है, जी आज रात तक तुम मारे जाओगे। फिर वो कहती है, अब मैं चलती हूँ आज रात की पार्टी के लिए, अभी और काम देखना है, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती। और वो वहां से चली जाती है। तभी जी उस नेकलेस को देखता है और कहता है, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। जिस औरत ने आज तक मेरा अच्छा नहीं चाहा उससे मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूं। तो शिन कहती है, ये उन्होंने बहुत प्यार से दिया है तो उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे भाई भी होंगे उधर तो मेरे को क्या ही होगा, तुम सब मुझे प्रोटेक्ट कर लोगे। तभी पार्टी में टोंग एंटर करती है, वो भी ब्राइडल लुक में। तो लोग कहते हैं, इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तो जिन अपने फ्रेंड को बोलती है, टोंग बचपन से जी से शादी करना चाहती थी, तुम्हें लगता है वो उसे ऐसे जाने देगी? ये उतना सिंपल नहीं है जितना हमें दिखाई दे रहा है, चलो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तभी मिन टोंग से पूछती है, क्या तुमने अरेंजमेंट्स कर लिए? वो कहती है, आज रात तक शिन नहीं बचेगी। तभी जी और सिन एंटर करते हैं। यिन कहती है, सिन कितनी सुंदर है, अगर वो मान गई तो फिर टोंग से शादी क्यों ही करेंगे मिस्टर जी? टोंग अपने आप से कहती है, सिन इतरा लो जितना इतराना है, वैसे भी आज तुम्हारा आखिरी समय है। ग्रैंडपा कहते हैं, सिन तुम इस ड्रेस में काफी सुंदर लग रही हो, ये तुम पर जच रही है? तो जी कहता है, सिन कुछ भी पहन ले वो सुंदर ही लगती है। ग्रैंडपा कहते हैं, एंगेजमेंट पार्टी स्टार्ट होने वाली है, तुम लोग पहले कुछ खा लो। तभी जी सिन को खाना खिलाने लगता है। टोंग जी को कॉन्ग्रेचुलेट करने आती है तो जी कहता है, मुझे जितना याद है मैंने तुम्हें कहा था, अगर इस बार तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश करी तो मैं भूल जाऊंगा कि जी और टोंग फैमिली के बीच कोई रिलेशन भी है। टोंग कहती है, मैंने पास का सब कुछ भुला दिया है, मैं तो बस तुम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती थी।
सिन कहती है थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग्स। तभी वहां एक वेटर वाइन लेकर आती है और तोंग उसे धक्का देकर जानबूझकर सिन की ड्रेस पर वाइन गिरा देती है और फिर वो उस वेटर को खींचकर थप्पड़ मारती है और कहती है अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता। तभी सिन कहती है कोई ना, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। जी कहता है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वो कहती है तुम इधर ही रुको, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। वो ड्रेस चेंज करने जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी वहां सू आता है और सिन को ले जाता है। इधर जी सोचता है काफी देर हो गई, सिन अब तक आई क्यों नहीं। ग्रैंडपा प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं तो वो कहता है आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं सिन को देख कर आता हूँ। तोंग कहती है जी तुम इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट छोड़कर जा रहे हो। वो कहता है ये तो एक मामूली सा प्रोजेक्ट है और वैसे भी सिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तोंग परेशान हो जाती है तो मिन कहती है परेशान मत हो, बाकी मैं देख लूंगी, ये सब कुछ जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तोंग अपने आप से कहती है जी तुम कुछ ही देर में हारने वाले हो, ये सब अब खत्म हो जाएगा। जी सिन को ढूंढने आता है और वो सर्वेंट से पूछता है सिन कहाँ है। तो वो कहती है उसे नहीं पता, उसने एक आदमी को सिन को ले जाते हुए देखा था और वो काफी ड्रंक लग रही थी। वो लोग उस डायरेक्शन में गए। जी कहता है कौन था वो, उसने क्या पहना था। तो वो कहती है मैं नहीं जानती, उसने मास्क लगाया था और एक हैट पहनी थी। जी फेंग को कॉल करता है और कहता है यहाँ कुछ बुरा हो गया है, किसी ने सिन को किडनैप कर लिया है। उधर सू सिन को अंधेरी सी जगह पर ले जाकर बांध देता है। जब उसे होश आता है तो वो कहती है कौन हो तुम। सू कहता है मैं कौन हूँ वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है तुमने टोंग को उदास किया है और अब तुम्हें मरना होगा। सिन कहती है क्या टोंग, क्या तुम उसे पसंद करते हो। अब तुम जैसा कि उसे पसंद करते हो तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए, मुझे मरवाने के पीछे उसका मकसद क्या है। क्या तुम अपने प्यार की शादी किसी और से होते देख सकते हो। मुझे तो नहीं लगता तुम इतने अच्छे हो सकते हो। वो सिन को पकड़ लेता और कहता है चुप रहो, तुम बहुत स्मार्ट हो, पर याद रखना स्मार्ट लोग ज्यादा लंबा नहीं जीते हैं। सिन कहती है तोंग तुम्हारा अपने फायदे के लिए यूज कर रही है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, और ऐसा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझे मार दोगे तो जी किसी को नहीं छोड़ेगा, वो पूरी टोंग फैमिली खत्म कर देगा और उन्हें भी मेरे साथ ही दफना देगा, और ऐसे टोंग तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जी फैमिली और टोंग फैमिली आपस में दोस्त है, वो कभी उसे चुनने की हिम्मत नहीं करेगा। सिन कहती है मैं जी की पसंदीदा औरत हूँ और वो मेरे लिए मर भी सकता है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो ट्राई करके देख लो, फिर मेरे साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। तभी वहां मिन एंटर करती है और कहती है मिस जिन काफी अच्छा कर लेती हैं, पर हमारा मेन पर्पस आपको मारना नहीं है, हमारा मेन पर्पस तो जी है। और सू कहता है मैं टोंग की बात पर इसलिए अग्री किया था ताकि मैं उससे बदला ले पाऊं, अब वो भी मारी जाएगी। जिन कहती है आंटी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तो वो कहती है जी मुझसे नफरत करता है और वो चाहता है मैं भले ही आज मर जाऊं। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मारूंगी, बिल्कुल नहीं। ये देखो ये रिमोट मैंने यहाँ बॉम्ब सेट कर रखे हैं, मैं एक बटन दबाऊंगी और सब खत्म हो जाएगा। तभी वहाँ फंग और जी आ जाते हैं। जी कहता है यहाँ गन पाउडर की स्मेल है। तो फंग कहता है बॉम्ब से डरो मत, मेरे गार्ड्स को बॉम्ब डिफ्यूज करना अच्छे से आता है। जी कहता है मैं पहले अंदर जाऊंगा, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा, वरना फिर सेकंड प्लान यूज करेंगे। फंग कहता है ध्यान से जाना। जी अंदर जाता है तो उसे वहां मिन दिखती है। वो कहता है पता था मुझे आप ही होंगी इसके पीछे, जब से मैं छोटा हूँ तब से आप ऐसा ही चाहती हैं और तभी से मिस्टर रॉन्ग के साथ काम करती हैं। आप चाहती हैं उन्हें जी फैमिली के लीडर की पोजीशन मिल जाए। मिन कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जी कहता है मैं आपको लास्ट चांस देता हूँ, जिम को यहाँ से जाने दो। वो कहती है जैसे ही तुम मरोगे मैं इसे जाने दूंगी। तभी वहां फंग भी आ जाता है और सू जिन की गर्दन पर नाइफ रख लेता है और कहता है अगर इसकी सलामती चाहते हो तो अपनी जगह से हिलना मत, एक पैर भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे मार दूंगा। जी कहता है रुक जाओ, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा। तो इस पर सू कहता है मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। मिन कहती है मैं ये एक बटन प्रेस करूंगी और तुम सब मारे जाओगे। जिन कहती है जी और भाई आप यहाँ से चले जाइए, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दीजिए। सू कहता है अरे रे जी अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को देख रहा है और वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है खुद को, ये कितना पेनफुल है। जी कहता है ये जो चोट है तुम्हारे फेस पर ये टोंग ने मारी है ना, और तुम सोचते हो वो तुमसे प्यार करती है। वो कहता है ये सब तुम्हारी वजह से है और मैं अब तुम्हें मारना चाहता हूँ। अगर तुम नहीं होते तो वो 10 साल तक मुझे साइडलाइन नहीं करती और वो मुझसे ही प्यार करती है, तभी तो उसने मुझे अपनी साइड पर रखा है। तब जी कहता है टोंग सिर्फ पावर से प्यार करती है, उसने सिर्फ तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए यूज किया है शुरू से आखिरी तक। तभी यांग सू को पीछे से गन से शूट कर देता है। मिन बटन दबाने की कोशिश करती है पर वो काम नहीं करता। वो कहती है ऐसा कैसे हो गया, ये काम क्यों नहीं कर रहा, मैंने तो बहुत सारे बॉम्ब लगाए थे। फंग कहता है कि आप हमें इतना पागल समझती हैं,
तभी जी जिन को खोलता है और वो उसे कसकर गले से लगा लेती है। वो कहती है, मैंने सोचा था मैं अब तुम्हें कभी वापस नहीं पाऊंगी। तो वो कहता है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। फंग कहता है, क्या मैं नहीं आया तुम्हें बचाने? मुझे भी गले लगाओ। दूसरी तरफ ग्रैंडपा टोंग को कहते हैं, मैंने तुम्हें अपनी पोती जैसा माना था, मुझे नहीं पता था तुम मेरे ही सामने मेरे पोते की बहू को मारने की कोशिश करोगे। क्या मैं तुम्हें अंधा और बहरा लगता हूँ? टोंग कहती है, ग्रैंडपा आपको पता है जी के लिए कौन परफेक्ट है? अगर आप उसकी शादी मुझसे कराते तो टोंग फैमिली के साथ रिश्तेदारी आपको काफी फायदा करती। वो कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लिन फैमिली के साथ रिश्तेदारी कर चुके हैं। सिक्योरिटी, इसे यहाँ से ले जाओ। वो कहती है, आपको क्या लगता है आप जीत गए? याद रखना आपने किससे पंगा लिया है और आप बिना किसी एविडेंस के मुझे दोषी कैसे बता सकते हैं। तभी वहां मिन को लाया जाता है और वो टोंग को सुन लेती है जब वो कह रही होती है, ग्रैंडपा आपको मेरा भरोसा करना होगा, मैंने बचपन से आप लोगों का अच्छा सोचा है। तभी मिन उसे इंटरप्ट करके कहती है, टोंग ये सब तुम्हारा ही प्लान किया हुआ है ना, तुम इतने सालों में भूल क्यों नहीं जाती जी को? वो मिन को खींच के थप्पड़ मारती है, आप कौन है इस बारे में बात करने वाली? तभी वहां जी आता है और कहता है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को भौंक रहा है मगर इसका कोई फायदा नहीं है, तुम दोनों को ही सजा मिलेगी। और फंग कहता है, मिस मिन्स वैसे भी आपने पिछले 10 साल में काफी लोगों को मर्डर के लिए हायर किया है, ये पहली बार नहीं है और अब इस पे जब आप अंदर जाएंगी तो बाहर नहीं आ पाएंगी। जी कहता है, ले जाइए दोनों को। टोंग कहती है, जी और शिन तुम इतनी आसानी से नहीं बचोगे, मैं भूत भी बनी ना तब भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मिन अपने पति को उसे बचाने के लिए कहती है पर वो उसकी मदद नहीं करता, वो उसे धक्का दे देता है। तभी वहां शिन की फैमिली की एंट्री होती है। वो लोग ग्रैंडपा से मिलते हैं तो वो कहते हैं, सोचा नहीं था फ्यूचर में तुम मेरे इन-लॉज बनोगे, एक टाइम पे तुम वर्ल्ड में सबसे अमीर थे और फिर एकदम गायब हो गए। मिस्टर लिन कहते हैं, अब मेरे पास कंपनी का उतना प्रेशर नहीं है, वो मैंने अपने बड़े बेटे को दे दी है, पर फिर भी इतने सारे बच्चों का ध्यान आप मुझसे ज्यादा अच्छे से रखेंगे। तभी शिन कहती है, ग्रैंडपा मैं आपकी साइड पे हूँ। तो उसके मॉम डैड मजाक करते हैं, बेटा अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। दूसरी तरफ टैंग मिस्टर ओंग के पास आते हैं जो जी के फादर हैं और ओंग उनसे पूछते हैं, मिस्टर टैंग क्या आपको बिल्कुल भी पुराने घर में जी को जहर देने का मौका नहीं मिला? टैंग कहता है, मिस्टर ओंग आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? तो वो कहते हैं, अब जी फैमिली की रिश्तेदारी लिन फैमिली के साथ है जो दुनिया में सबसे अमीर है और वैसे भी पिछले कुछ सालों से हमारे सारे एसेट्स और प्रॉपर्टी ग्रैंडपा के हाथ में है। मैं नहीं चाहता आगे भी ऐसा हो और लिन फैमिली और जी फैमिली के एक साथ आने पर यह बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब टैंग कहता है, आप ये मैटर मुझ पर छोड़ दीजिए। मिस्टर ओंग कहते हैं, याद रखना दवाई ज्यादा हानिकारक नहीं होनी चाहिए क्योंकि आखिरकार जी है तो मेरा बेटा ही, बस इतना हो कि वो मूव ना कर पाए, उतना ही काफी है। टैंग वो सूप प्रिपेयर करता है और जी के असिस्टेंट को शक हो जाता है तो वो जी को टेक्स्ट कर देता है। तभी टैंग उस सूप को जी के पास ले जाता है और बोलता है, ये मास्टर ने बनाने को कहा था, ये स्टमक नरिशिंग सूप है और उन्होंने कहा था मैं चेक करूं आप इसको पूरा खत्म करें। जी उसे पीने लगता है ताकि टैंग को शक ना हो। शिन उनको थैंक्स बोलती है और वो ये कहता है, टेक योर टाइम और रेस्ट कर लीजिए और वो वहां से चला जाता है। शिन जी से पूछती है, क्या इस सूप में कुछ गलत था? तो जी कहता है, शिन मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मेरे बायोलॉजिकल डैड मुझे जी फैमिली के लीडर की पोजीशन से रिप्लेस करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस सूप में पॉइजन मिलाया था। मैंने इसका एंटीडोट ले लिया है और मैं अभी कुछ देर बाद में पॉइजन होने का नाटक करूंगा। तुम्हें ग्रैंडपा को यहाँ बुलाना है, याद रखना मैंने जो कहा है। शिन भागते हुए ग्रैंडपा के पास जाती है और उन्हें बताती है, जी ने अभी खून की उल्टी की और वो बेहोश हो गया। वो कहते हैं, देखो ये क्या हो रहा है, मेरे खुद के बेटे ने अपने बेटे को ही जहर दे दिया, वो भी बस पावर के लिए। इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, मैंने उसे अच्छे से नहीं पाला। तो शिन कहती है, आप खुद को दोषी मत ठहराओ, अभी आप जी के पास चलिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तभी मिस्टर ओंग वहां आते हैं और पूछते हैं, क्या हो रहा है, इधर क्या हुआ? जी को अब तक तो ये ठीक था, ऐसे अचानक से क्या हो गया? ग्रैंडपा कहते हैं, पता नहीं जी फैमिली में क्या हो रहा है, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और अब इस फैमिली में मेरे पोते की भी जान की सुरक्षा नहीं होती। तो ओंग कहता है, इसे तो कंपनी में काफी सारी चीजें देखनी थी, उधर काफी कुछ गड़बड़ चल रहा है, अब सब कैसे होगा उसे कौन देखेगा? अब जब जी की हालत ऐसी है तो टेम्परेरीली कंपनी मुझे मैनेज करने दे, मैं देख लूंगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं, कंपनी शिन देख लेगी क्योंकि वो उसकी बीवी है और उसने जी के साथ रहकर काफी कुछ सीख लिया है अब। मिस्टर ओंग कहते हैं, शिन कैसे देखेगी, एम्प्लॉइज पर क्या ही असर जाएगा, इसकी कौन सुनेगा? शिन कहती है, आप मुझे काम ना समझें, भले ही मैं यंग हूँ पर मैंने कंपनी मैनेजमेंट में मास्टर्स कर रखी है और अब मुझे काफी कुछ आ भी गया है और जी चाहता था मैं ही कंपनी देखूं, क्या आप उसकी ये विश पूरी नहीं करेंगे? तभी मिस्टर ओम वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। वो टैंग को जाके बताते हैं, मैं उनका बायोलॉजिकल सन हूँ, उस पावर का असली हकदार मैं हूँ, फिर भी वो उन्होंने शिन को दे दी, मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तभी मिस्टर ओंग बीमार होने का नाटक करते हैं और टैंग को कहते हैं, ग्रैंडपा को इसके बारे में बताओ, मैं काफी बीमार हूँ और उन्हें यहाँ बुलाने की कोशिश करो। टैंग ऐसा ही करता है, वो ग्रैंडपा के पास जाता है और वो कहते हैं, मैं ओंग के पास जा रहा हूँ
उधर गार्ड्स ओंग को इन्फॉर्म करते हैं। तो वो पूछता है सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं ना? तो वो कहते हैं अब यहाँ से एक मच्छर भी बाहर नहीं जा सकता। तभी ग्रैंडपा वहां आ जाते हैं और वो ओंग से पूछते हैं तुम अचानक से बीमार कैसे हो गए? क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? उसने क्या कहा? तो वो कहता है हाँ, मैंने डॉक्टर को दिखा लिया। वो बोला मुझे डिप्रेशन है और कुछ चिंता भी है। तो वो कहते हैं तुम्हें जी फैमिली के हेड की पोजीशन चाहिए ना? तो वो कहता है आप सब जानते हैं। तो ग्रैंडपा बोलते हैं मैं अभी उतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, अंधा हो जाऊं। ओंग कहता है मैं आपका बायोलॉजिकल सन हूँ, आपको ये पोजीशन मुझे देनी चाहिए और फिर मैं ये जी को दे दूंगा। और अब तो आपने कंपनी भी शिन को दे दी, आप मुझे इतना कम क्यों समझते हैं? वो कहते हैं मुझे लगा तुम अपनी एबिलिटीज के बारे में अच्छे से जानते हो, पर तुम तो खुद को बहुत कम समझते हो। अब तुम खुद देखो तुम कितना छोटा सोचते हो। अगर मैं जी फैमिली को तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा तो तुम मेरे जाने के बाद कैसे सब कुछ हैंडल करोगे? अपना ये सब नाटक बंद करो, वरना मैं तुम्हें बीजिंग से दूर भेज दूंगा और भूल जाऊंगा कि मेरा कोई बेटा भी है। मिस्टर ओंग गुस्से से उठते हैं और टैंग से कहते हैं कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को कह दो आज उन्हें वो करना है जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, और देखना जी मुझे डिस्टर्ब ना कर पाए। दूसरी तरफ कंपनी के एम्प्लॉइज जी और शिन की बैक बिचिंग कर रहे होते हैं। हम शिन को ओनर के तौर पर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो उतना क्वालिफाइड नहीं है, ये पोजीशन मिस्टर ओंग या जी की ही होनी चाहिए। शिन वहां आती है और मीटिंग में जी की चेयर पर बैठ जाती है। तो एम्प्लॉइज बोलते हैं हम आपको अपने लीडर की तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बेहतर होगा अगर आप इस चेयर पर ना बैठें, तो ये आपकी नहीं है। शिन रीजन पूछती है तो वो कहते हैं आपकी क्वालिफिकेशन ही क्या है कि बस आप जी की वाइफ हैं? ये तो कोई वैलिड रीजन नहीं है, और आप जी की जगह कैसे ले सकती हैं? वो तो मिस्टर ओंग को लेनी चाहिए। तभी शिन कहती है ये ग्रैंडपा का फैसला है और जी फैमिली में उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। तो वो सब बोलते हैं अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मिस्टर जी को यहाँ आकर क्लियर करना होगा। वांग कहता है वो यहाँ तो नहीं आ सकते, पर ये उनका कॉन्ट्रैक्ट है और इस पर ग्रैंडपा के साइन है। फिर शिन कहती है जिसको भरोसा नहीं है वो इसे देख सकता है। तभी वहां मिस्टर ओंग आते हैं और वो कहते हैं शिन तुम कितनी स्वार्थी हो, तुमने ही जी को जहर दिया है ताकि तुम और तुम्हारी फैमिली मिलकर जी फैमिली की कंपनी पर कब्जा कर सके। सारे एम्प्लॉयज सिन को बेशरम और घटिया कहने लगते हैं। तभी सिन कहती है मैं कसम खाती हूँ अगर मैंने जी को जहर दिया है तो मेरी भी मौत बहुत दर्दनाक होगी। मिस्टर ओंग कहते हैं कसम का क्या काम है, अब बात तो मेरे बेटे की जान की है, अब उसे तो तुमने आधा मरा हुआ कर ही दिया है। तभी जी का असिस्टेंट वांग कहता है मिस्टर ओंग आप ये क्या कह रहे हैं, ये टैंक के काम है, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। तभी टैंक कहता है ये मैडम सिन ने मुझे करने को कहा था। फिर मिस्टर ओंग कहते हैं लीजिए अब तो सबूत भी मिल गया, आपने ही ऐसा किया है। तो सारे एम्प्लॉयज बोलते हैं हम चाहते हैं मिस्टर ओंग ही जी की जगह संभालें। अब हमें दूसरी तरफ हैंग और जी दिखाए जाते हैं। जी कहता है मेरे स्मार्ट डैड ने सारे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, क्या हम लोग तैयार हैं? हैंग कहता है चिंता मत करो, सब सही है, मेरे आदमियों ने ग्रैंडपा को बचा लिया है। उधर सिन टैंग को कहती है आप कह रहे हैं मैंने आपको ऑर्डर दिया था क्या? आपके पास कोई एविडेंस है? टैंग घबरा जाते हैं, पर तभी मिस्टर ओंग एक रिकॉर्डर निकालते हैं और सबको सुनाते हैं। उसमें सिन की आवाज होती है जो कहती है मिस्टर टैंग अगर आपने ये काम अच्छे से किया तो मैं आपको जी फैमिली के हाफ एसेट्स दे दूंगी। टैंग कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो सिन कहती है इसका अंजाम आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। सिन अपने आप से कहती है बहुत बढ़िया मिस्टर ओंग, आपने इसे जनरेट करने के लिए एआई का यूज किया है। मिस्टर ओंगन कहते हैं अब आप क्या कहना चाहेंगे? सिन कहती है ये मेरे वर्ड्स नहीं है। तभी वहां जी और ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं सब रुकिए 1 मिनट। सारे एम्प्लॉइज कहते हैं सब तो कह रहे हैं सिन ने जी को जहर दे दिया है, फिर वो यहाँ कैसे? ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारा खेल खत्म हो गया ओंग। वो कहते हैं तुमने जहर पिया ही नहीं क्योंकि तुम मेरे प्लान के बारे में जानते थे। और वो ग्रैंडपा से कहता है आपने फिर मुझे छोड़कर जी को कंपनी क्यों दी? वो कहते हैं शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पावर के लिए अपने ही बेटे को मार रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें कंपनी नहीं दी क्योंकि तुम बहुत स्वार्थी हो, हमेशा अपने बारे में सोचते हो, तो तुम कंपनी कैसे चलाते? आज ये कंपनी जैसी भी है जी की मेहनत की वजह से है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, उसको कंपनी की परवाह है। ओंग कहता है चाहे कुछ भी हो जाए जी फैमिली का लीडर तो मैं ही बनूंगा, यहाँ अंदर से बाहर तक सब मेरे आदमी हैं और तुम में से कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। तभी हैंग की एंट्री होती है और वो कहता है तुम्हें लगता है तुम कामयाब हो पाओगे? तुम्हारे सारे आदमी आज मेरे कंट्रोल में हैं, आज तुम नहीं बचोगे। ओंग अपने डैड से मदद मांगने लगता है और कहता है कि आपको मेरी परवाह नहीं है? तो ग्रैंडपा कहते हैं जैसे तुम बड़े हुए तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और तुम जी के अंडर रहकर अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकते थे, पर तुम्हें ये बेवजह की चीजें करनी थी। तभी मिस्टर जी ग्रैंडपा से पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं ज्यादा चीजों की चिंता नहीं करना चाहता, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। मिस्टर जी कहते हैं फिर मैं इनको अब्रॉड भेजने का अरेंजमेंट करता हूँ,
आप अपनी लाइफ शांति से बिताइएगा वहाँ। वो जी से सॉरी कहते हैं पर वो कहता है इसका कोई फायदा नहीं है। अब जी और सिन वहां से चले जाते हैं। फिर जी सिन को बताता है मेरी फैमिली पहले काफी खुश थी जब तक मेरे डैड चेंज नहीं हो गए। उनको अचानक से घर आना पसंद नहीं रहा और एक दिन मैं उनका दरवाजे पर वेट कर रहा था और वो आई नहीं और मेरी मॉम रोते हुए उस दिन घर आई और फिर उसके 3 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई। फिर मेरे डैड मिन को ले आए जिसने मेरी कभी परवाह नहीं की। तो सिन कहती है कोई हो या ना हो मैं हूं तुम्हारे साथ और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तब जीशिन को बताता है क्या तुम्हें याद है हम लोग बचपन में मिले थे, तब तुमने एक छोटे लड़के को क्लिफ पर बचाया था। ये देखो तुम्हारा हेडबैंड मैंने इतने सालों तक इसको संभाल कर रखा है और मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। पर रो ने जानबूझकर शिन होने की एक्टिंग की। तब शिन कहती है इसलिए तुम उस दिन मेरे हाथ पर वो निशान चेक कर रहे थे, पर रो के हाथ पर निशान कैसे आया? तब जी बताता है उसने डॉक्टर से कहकर जानबूझकर वो निशान बनाया था ताकि वो मुझसे शादी कर पाए, पर उसने ये नहीं सोचा मैं मेडिकल रिकॉर्ड चेक कर लूंगा और मैंने तुम्हें वहां से ढूंढ लिया। तब वो लोग खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाते हैं और ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं। फिर जीशिन को प्रपोज करता है और वो लोग शादी कर लेते हैं। तो इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।